हेलो फ्रेंड, द ज्ञानपूर्ण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी के लिए अब मात्र 35 दिन बचे हुए हैं और आपको कहीं ना कहीं आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। गागर में सागर भरने का काम होगा और मैं इसके लिए प्रयत्नशील हूँ। तो आज मैं आपको जो है आधुनिक भारत का इतिहास में पढ़ाने जा रहा हूँ और इसमें जो है वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, बहुत ही सटीक क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको देखिए, मैं बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक होंगे। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी, नवाब, और उसके बाद 1857 क्रांति, पंजाब में स्वराज, क्षेत्रीय राज, गवर्नर, गवर्नर जनरल, बहुत सारे टॉपिक्स आज अपने लोग करेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए देखिए, बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए ही अपने लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो चर्चा है वो है वास्को डिगामा का। देखिए किसका चर्चा है? वास्को डिगामा का चर्चा है। तो आप सभी जानते होंगे वास्को डिगामा के बारे में। वास्को डिगामा कालीकट पर पहुंचा 1498 में। तो देखिए, वास्को डिगामा जो एक पुर्तगाली नाविक था, ये क्या था? ये पुर्तगाली नाविक था, ठीक है, पुर्तगाली नाविक था ये, और पुर्तगाली नाविक था और ये जो है 1498 में जो है केरल के जो कालीकट जो है वहाँ पर वो पहुँचा था। तो इनका जो स्वागत जो है जमेरिन ने किया था। अगर बात कर लें पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय, वो है फ्रांसिस्को द अल्मेडा। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पुर्तगाल, वास्को डिगामा कहाँ के थे ये भी पूछा जाता है। वास्को डिगामा कहाँ के थे? तो वास्को डिगामा आपके पुर्तगाल के थे। कोलंबस कहाँ के थे? तो वो स्पेन के थे। कैप्टन कुक कहाँ के थे? तो ब्रिटेन के थे। तस्मान कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। तो अगर मैं आपको बता दूं कि वास्को डिगामा किसकी खोज की, तो आपको इंडिया की, ठीक है। और अगर कोलंबस की बात करोगे तो वो उन्होंने अमेरिका की खोज की। उसके बाद कैप्टन कुक कहाँ से हैं? ग्रेट ब्रिटेन से। तस्मान कहाँ से? हॉलैंड से। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहा जाता है। पुर्तगाली ने भारत में दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन में। केरल के कोचीन में सबसे पहले पुर्तगाली ने भारत में दुर्ग का जो है निर्माण किया। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला भी आपको जो है पुर्तगाली ही था। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है। तो अगर मैं बात करें कि बंगाल की बांदेल, चिनसुरा, हुगली, श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाल द्वारा स्थापित है वो है हुगली। देखिए हुगली जो है, ये इन जगहों पे तो नहीं है, लेकिन हुगली जो है वो पुर्तगाली जो है इसको एक अड्डा बनाया हुआ था, एक गुप्तचर टाइप का अड्डा बनाया हुआ था। और इन्फॉर्मेशन वहाँ से मतलब रिलीज भी किया जाता था। मतलब वहाँ पे एक तरह का अड्डा बनाया हुआ था ताकि वहाँ पे जो है अन्य लोगों की गतिविधियों का पता चले। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगाली ने। जैसा कि हम आपको बताए हुए थे अभी कि हुगली जो है एक तरह का गुप्तचर अड्डा था और बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का एक तरह का उनका अड्डा बना हुआ था। तो इसको समझिएगा। कलकत्ता के संस्थापक जॉब चौरनॉक थे। कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? जॉब चौरनॉक थे। अब आगे देखिए, यहाँ पे भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन की बात करेंगे तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। देखिए सबसे अगर प्रसिद्ध शासक मेरे नज़र में है तो वो है डुप्ले। डुप्ले जो है ना, वो ऐसे व्यक्ति थे कि अगर ऐसे मान लीजिए कि अगर अंग्रेज डुप्ले को अगर मतलब फ्रांस नहीं बुलाता तो आज कहीं ना कहीं अपने लोग अंग्रेज के ना गुलाम होके फ्रांस के गुलाम होते। तो डुप्ले बहुत ही ज़्यादा मतलब एक नेतृत्व करने वाले, बहुत ही मतलब कर्मठ टाइप का जो है फ्रांसीसी जो है लीडर था, वो गवर्नर था। तो इस चीज़ को आप समझिए। थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि यूरोपीय शक्ति में प्रवेश के संदर्भ में सही एक कथन ये कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। सही है। पूर्वी भारत की बात कर लेते हैं। तो पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। तो इस चीज़ को आप समझिए। उसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ किसने किया? डचों ने एक तरह का संयुक्त पूंजी मतलब बहुत सारी कंपनियां एक साथ पूंजी लगाई थी।
क्योंकि अलग अलग में जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी पूंजी थी, फ्रांसीसी का जो तो फ्रांसीसी था तो उनका तो गवर्नमेंट के आधार पे था। देखिए अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार है और फ्रांस में यही फ़र्क था कि जो ब्रिटिश है, तो जो ब्रिटिश है वो एक कंपनी था, ठीक है, लेकिन जो फ्रांसीसी है वो एक तरह का गवर्नमेंट शासन, गवर्नमेंट के थ्रू वो चलता था। लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो खुद अपनी एक कंपनी थी, जो कि महारानी विक्टोरिया से जो कि जो वहाँ की जो महारानी है वहाँ से वो जो है मतलब भारत पर अधिकार करने के लिए वो पहले ही मतलब सारा जो है एग्रीमेंट किया हुआ था, लेकिन ये गवर्नमेंट था। तो ये दोनों में, ये गवर्नमेंट हो गया, ये कंपनी हो गया, दोनों में यही फ़र्क था फ्रांस में, इसीलिए डुप्ले को बुला लिया था। तो वो आगे चर्चा करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी था। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला हुआ था, उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग जाता था। तो ये जो परेशानियां थी वो भारत के लोगों को भारत के लोगों में देखने को मिली। अगर मैं और बात करूं तो ब्रिटिश कंपनियों से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र लिवेंट कंपनी को मिला था। लिवेंट कंपनी था, तो ब्रिटिश कंपनियों से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र लिवेंट को मिला था। लिवेंट एक कंपनी था, उस कंपनी को ब्रिटिश कंपनियों से मिला था, यानी कहने का मतलब ठेकेदार पे ठेकेदार। तो ब्रिटिश कंपनी ने भी दे दिया था एक अपनी छोटी कंपनी को कि ताकि आप भारत में व्यापार करिए। तो एक लिवेंट कंपनी था, LIVENT, उस कंपनी को दिया गया था। तो चलिए आगे और देखते हैं। चलिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। अकबर जो है जब 1600 ईस्वी में जब उसका गठन हुआ था तो अकबर जो है यहाँ के मतलब भारत के बादशाह थे। लेकिन यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको समझना है कि वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कारखाना खोला तो वो जहांगीर। देखिए दोनों में कितना कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा आप फिर से देख लो कि अकबर जो है, अकबर के समय में स्थापना हुई, अकबर के समय में स्थापना हुई, लेकिन जहांगीर के समय में इंडिया आया। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो दोनों समझिए कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी का गठन हुआ वो अकबर के समय में, कोई लेना देना नहीं अकबर को, अकबर के समय में इसका मतलब आया ही नहीं था। वो तो मतलब स्थापना हुई तो वहाँ पे हुई ना, अपने इंडिया में तो स्थापना हुई नहीं। लेकिन मैटर यहाँ पे जहांगीर का है। तो जहांगीर के समय में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में कारखाना खोला था। तो ये इम्पोर्टेंट बात हो जाएगा जहांगीर का। तो चलिए, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत, गुजरात के सूरत में खोली गई। तो आपको बता देते हैं गुजरात के सूरत इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सूरत में ना 1854 में 1854 में मतलब सूती मिल का भी कारखाना वहाँ पर खोला गया था। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में खोला था। वो अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया था, तो थॉमस बेस्ट। तो थॉमस बेस्ट जो है वो अगर बात करें, थॉमस बेस्ट जो हैं वो पुर्तगालियों को स्वाली में हराया था। तो ये पहला मौका था जब पुर्तगालियों को हार का सामना करना पड़ा। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना अंग्रेजों ने खोला था। सूरत में इससे पहले पुर्तगाली ने कोचीन में खोला था, लेकिन सूरत में खोलने वाला यही व्यक्ति था। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन यहाँ पे है तो यहाँ पे हम लोग थे। उसके बाद ये कि भारत वो अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगाली को स्वाली में हराया, थॉमस बेस्ट। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना अंग्रेजों ने खोला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई लिया था, मतलब पुर्तगालियों से बम्बई लिया था। एक तो दहेज में इनको मिला था।
दहेज में उस समय में मतलब राजपाट भी मिलता था। तो इस तरह को इस चीज़ को आप समझ जाइए। आगे देखिए, आगे यहाँ पे ये है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। देखिए, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया था। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच। उसके बाद अगर प्रथम कर्नाटक की बात करेंगे तो जो युद्ध होता था तो उसके बाद संधियाँ होती थी। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो संधि हुआ था उसका नाम था एक्स ला चेपल की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध इसे और निर्णायक युद्ध था, लेकिन तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि से अंत हो गया। प्रथम मैसूर युद्ध जो है में ब्रिटिश की हार हुई थी। उसके बाद अगर बात करें, प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने के लिए की नीति अपनाई, डुप्ले। देखिए, डुप्ले में पहले से बता था, जो डुप्ले की रणनीति बहुत ही तगड़ी थी। वो राजाओं के झगड़ों में भाग ले लेता था और ताकि जो है अपना जो काम बने। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में खोला था। इससे पहले मैं बता दिया कि अंग्रेजों ने भी सूरत में खोला था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लॉर्ड 14वां के शासनकाल में। ठीक है, तो लॉर्ड इसमें XI भी लिखा रहता है, इसको ध्यान से आप देखिएगा, ये भी लिखा रहता है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई लॉर्ड जो है XI भी 14वां के शासनकाल में। आगे देखिए, आगे यहाँ पे है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कॉलबर्ट को माना जाता है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित जो कारखाना, मतलब डचों ने जो कारखाना स्थापित किया वो चिनसुरा में, और चिनसुरा बंगाल में पड़ता है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे अंग्रेज की फौज शक्तिशाली। यानी फ्रांसीसी जो दक्कन का जो क्षेत्र था वहाँ पे जो है इन अपना जो शक्ति आंदोलन स्थापित करना चाह रहा था, तो अंग्रेज नाकाम हो गए थे। भारत में यूरोपीय शक्ति के आगमन, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो ये इस चीज़ को आप समझिएगा, पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, ठीक है, और उसके बाद फ्रांसीसी। तो ये एक क्रम था। अगर बात कर लें पांडिचेरी का, तो पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रान के बाद डेनिश, उसके बाद अगर बात कर लें मद्रास में मतलब डच। तो ये क्या है, तो ये जो है ये जो है मतलब सुमेलन क्या है कि पांडिचेरी जो है वो फ्रेंच के हाथ में था, गोवा उस समय पुर्तगाली के हाथ में था, ट्रान के बाद जो है उस समय डैन के हाथ में था, और सद्रास जो है वो डच के हाथ में था। यूरोपियों से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में फ्रांसीसी के यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में फ्रांसीसी मतलब आए थे सबसे अंत में फ्रांसीसी। उसके बाद देखिए यहाँ पर और आगे क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। आप जानते हैं कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनको बहुत सारे अधिकार मिल चुके थे। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खां। देखिए, मुर्शिद कुली खां जो है मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। अंतिम मतलब मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का ये अंतिम गवर्नर था। उसके बाद जो है मतलब उसके बाद जो भी गवर्नर रहा, ठीक है, तो वो अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में रखा। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, प्लासी का युद्ध, ये जो है 1757 को युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 की बात शायद है, को युद्ध हुआ था 1757 में। आगे देखिए, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में ही सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हो गया, चूँकि सिराजुद्दौला को उनके ही जो सेनापति थे मीर जाफ़र, उनके सेनापति थे मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र जो है वो कहीं ना कहीं इनके साथ गद्दारी कर दिया, और मीर जाफ़र का जो बेटा था उसका नाम मीरान था। वो मीरान के हाथों से सिराजुद्दौला मारा गया। तो आप इस चीज़ को समझ जाइएगा। तो ये कहीं ना कहीं, और इसके साथ साथ और कुछ व्यक्ति थे जो उनका साथ दिया था। बंगाल का जो है व्यापारी था, उन लोगों ने जो है काफ़ी ज़्यादा साथ दिया था अंग्रेज़ों को। अंग्रेज ने क्या किया कि सारे जो मतलब व्यापारी हैं उन सब से जो है समझौता कर लिया। मीर जाफ़र को बता दिया कि तुमको गद्दी पे बैठाया जाएगा। उसके बाद जो है ये घटना हुई। तो अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है।
पलासी का युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में पलासी का युद्ध है। अगर पलासी से थोड़ा मैं बता देता हूँ, पलासी जो है ना, एक वहाँ पे एक फूल होता था, फ्लास का फूल होता था, उसी फूल के नाम पर पे ये पलासी, फ्लास मतलब यूज होने लगा। आगे बात कर लेते हैं। तो पलासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया, मीर कासिम। देखिए, थोड़ा सा मैं मीर कासिम के बारे में बता देता हूँ। तो मीर जाफ़र को फिर गद्दी से उतार करके मीर कासिम को जो है सेनानायक बना दिया गया था। लेकिन मीर कासिम बहुत होशियार था। वो उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने क्या किया, थोड़ा इस चीज़ को समझ जाइए। उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी राजधानी बदल ली, क्योंकि वो थोड़ा सा ना सॉफ्ट टाइप का था, और वो चाहता था कि हमारा जो बंगाल की जो स्थिति है वो इकोनॉमिकल रूप से बहुत अच्छी हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये जो अंग्रेज है, तो अंग्रेज को तो मुगलों से भी दीवानी प्राप्त थी कि वो सब एरिया में, पूरा बंगाल में वो जो है मतलब जो व्यापार जो है बिना कर का वो कर सकता है, टैक्स फ्री था वो। तो टैक्स फ्री वो व्यापार कर सकता था। लेकिन इंडियन जो लोग हैं वो उनको तो टैक्स देना पड़ता था। तो इसलिए मीर कासिम ने क्या किया कि आप अंग्रेज को तो बोल नहीं सकता, चूँकि उसी की बदौलत मीर कासिम जो है उनका दामाद था, मीर जाफ़र का दामाद था, उन्हीं के बदौलत ये तो गद्दी बैठा, उसको कैसे बोलेगा। लेकिन उन्होंने एक एप्लीकेशन लिख करके ये बोला था कि देखिए इस तरह की बातें हैं, आजकल सब अधिकारी अपने आप को अंग्रेज ही समझने लगते हैं, और सभी अधिकारी वो गवर्नर की तरफ पेश आते हैं, अधिकारी भी गवर्नर की तरफ पेश आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इंडियन को भी टैक्स फ्री कर दिया। तो अब टैक्स, अगर इंडियन को भी टैक्स फ्री हो गया, जब इंडियन टैक्स फ्री हो गया, तो अब क्या हुआ, इंडियन को भी अगर कोई सामान, कोई प्रोडक्ट होता, तो वो प्रोडक्ट अगर इंडियन मार्केट में लाता और अंग्रेज मार्केट में लाता, तो दोनों में कंपटीशन था। पहले जो है इंडियन का जो प्रोडक्ट है वो जो है वो महंगा होता था, तो लोग इंडियन के प्रोडक्ट को नहीं खरीदते थे मतलब विदेशों में। तो इस तरह से कंपटीशन टफ हो जाने के कारण अंग्रेज़ों को लगा ये तो कहीं ना कहीं गलत कर रहा है मीर कासिम। तो मीर कासिम जो है इसलिए मीर कासिम क्या किया कि अपना जो है स्थिति सुधारने लगा। वो समझ गया कि नहीं, आगे चल के स्थिति गड़बड़ हो सकती है, तो इसने अपनी राजधानी जो है मुंगेर स्थापित कर लिया, और वहाँ पर जो अपनी फ़ौज स्थापित कर लिया, लगभग 40,000 के आसपास का अपना फ़ौज स्थापित कर लिया। और जो बाकी जो लोग हैं उनसे जो मदद मांगा कि आप लोग भी मदद करिए, ताकि हम जो है अंग्रेज की प्रभुसत्ता को ख़त्म कर सकें। तो बक्सर का युद्ध, तो यही बक्सर का युद्ध का आप समझ सकते हैं कि एक न्योता था। तो बक्सर का युद्ध की बात कर लें तो उस समय दिल्ली के शासक थे शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफ़र, और मतलब बंगाल का जो नवाब था वो मीर जाफ़र था। इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दीवानी प्रदान की शाह आलम द्वितीय ने। देखिए, शाह आलम मुग़ल ही था, और बाद में शाह आलम को समझौता करना पड़ा, और फिर जो है उनको 12 अगस्त 1765 को, ये 12 अगस्त में लिख देता हूँ, 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की शाह आलम द्वितीय के द्वारा। देखिए, वो चाहता था तो वो तक अपना जो गद्दी पे बैठ सकता था, लेकिन वो उनका सिर्फ काम था कि पैसा कमाना। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिला, लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव आपको, तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट लिखा हुआ, 12 1765 को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई। अब बात करते हैं इलाहाबाद की संधि की। तो इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान नियुक्त किया मोहम्मद रजा खां। ये बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो मोहम्मद रजा खां को रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया है वो खासी। तो उसके बाद ना वो जो है अपना फैलाव जो है अलग अलग जगहों पे करने लगे। तो खासी जो संप्रदाय हैं, जनजाति हैं, उनके संपर्क में आने लगे। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम की बात करें तो सबसे पहले अंबर का युद्ध, उसके बाद पलासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। तो अगर पलासी की युद्ध की बात करोगे 1757 में, वांडीवास की युद्ध करेंगे 1760 में, बक्सर का युद्ध करेंगे तो 1764 में। तो इस तरह से आप समझ रहे हो
देखिए वांडीवास का युद्ध यहाँ 1760 में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच हुआ था। वांडीवास का युद्ध बहुत पूछा जाता है, वांडीवास का युद्ध। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का था, बक्सर का युद्ध। वांडीवास का युद्ध फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच था। चिलियावाला युद्ध डलहौजी के और सिख का युद्ध, देखिए सिख का ये बड़ा ही एक संघर्ष वाला युद्ध था, चिलियावाला युद्ध। खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध मराठा का था ये युद्ध। खुर्दा का युद्ध मतलब निजाम और मराठा के बीच ये युद्ध था। तो अब भारत में अंग्रेजों द्वारा सर्वाधिक विरोध अगर कोई किया होगा तो मराठा ने किया था। तो ये मराठा में भी जो बहुत सारे मिसल में बटे हुए थे, ठीक है। तो लेकिन जो सबसे अच्छे मिसल के थे उसका नाम था सुकर चकिया मिसल। चलिए आप उसी टॉपिक को पढ़ते हैं। तो टॉपिक का क्या है, ये टॉपिक है आपको क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर। तो सबसे पहले रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। देखिए श्रीनगर रंजीत सिंह के राज में ही सम्मिलित था और इसकी सीमा बहुत अच्छी खासी थी। रंजीत सिंह जो है ना सुकरचकिया मिसल के थे। किस मिसल के थे? सुकरचकिया मिसल के थे। और महाराणा रंजीत सिंह के राज की राजधानी लाहौर थी। देखिए रंजीत सिंह की जो राज की राजधानी थी वो लाहौर थी। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। तो यहाँ देखिए बहुत, ये अभी जो आप पढ़ रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शाह शुजा से उनको कोहिनूर मिला था रंजीत सिंह को। उसके बाद अगर बात कर लें कि रंजीत सिंह के बारे में एक बहुत अच्छी राय है और ये है कि ईश्वर की इच्छा थी, वो कह रहे थे ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। यह कथन रंजीत सिंह का ही है। रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह और सिख राज का अंतिम था दलीप सिंह। तो खड़क सिंह आप सुने होंगे, कहानी बहुत प्रचलित कहानी है खड़क सिंह की। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई और उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, वो कभी भी रूस नहीं गए थे। ये सही कथन मतलब ये है कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। तो ये मतलब ये बातें थे कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। सही है, उनका निधन पेरिस में हुआ था। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी और उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, वो कभी भी रूस नहीं गए थे। मैं सही कथन की मतलब पूछा जा रहा है, तो इसमें जो है ये सही कथन जो है आपके क्या होंगे, सही कथन जो होंगे वो हैं कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। बस यही सही कथन है, बाकी और सारे कथन जो है सही नहीं है। आगे चलिए आगे देखते हैं। पंजाब के विलय के बाद पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य थे। 3 जो है परिषद के सदस्य थे। एक थे जब पंजाब का विलय हो गया था तो एक थे सर हेनरी लॉरेंस, उसके बाद सर जॉन लॉरेंस और एक था चार्ल्स ग्रेविल मानसेल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 66 से 69 में हुआ था। हैदर अली विजय हुआ था। हैदर अली खुद में एक अच्छा मतलब शासक माना जाता है। उसके बाद टीपू सुल्तान भी, लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान जो है कहीं ना कहीं हार गया था। आगे देखेंगे ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा का युद्ध में हराया। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था सर आयरकुट। देखिए हैदर अली भी हारा था लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता छोड़ा नहीं था, हार गया था। लेकिन पोर्टो नोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज आयरकुट और हैदर अली के बीच में हुआ था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया। देखो टीपू सुल्तान, यानी जिस तरह से आजकल चलता है ना दूतावास, ठीक है, विदेशों में इंफॉर्मेशन को इधर मतलब दोनों देशों के बीच संबंध अच्छा होने के लिए, तो टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। टीपू सुल्तान ने भी हराया था 1780 में पोलीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के इस युद्ध में मारे गए 1799 में। तो इस चीज़ को आप समझ जाइएगा। तो अगर हम यहाँ पे देख लीजिएगा सुमेलित करने की बात है तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली विजित हुआ। चलिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये और निर्णायक रहा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दे दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित क्या होगा, वो तो मर ही गया, उसी में पराजित किया गया और मर गया। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कोई संधि नहीं हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे और कुछ है। यहाँ पे चलिए बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था सरगना में।
और ये सही कथन की कह रहा है, तो सही कथन। चलिए यहाँ पे, चलिए आगे देखिए क्या है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफ़र ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया। तो यही एक कथन सही है कि मीर जाफ़र जो है आप उनके साथ मिल करके, उनके साथ कहीं ना कहीं, और मीर जाफ़र का बेटा था मीरान, और उन्होंने जो है सिराजुद्दौला को जो है मारा। उसके बाद मीर जाफ़र गद्दी बैठा, मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम गद्दी पर बैठा। यहाँ पे भी देखिए सही कथन की बात कर रहा है, तो सही कथन की बात करेंगे। चलिए सही कथन क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे, चलिए चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स ने अपनाई। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली वारेन हेस्टिंग्स ने की। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला था, तो वारेन हेस्टिंग्स पर ही मुकदमा चला था। न्यायिक संगठन की स्थापना कॉर्नवालिस ने किया था, और कॉर्नवालिस ने ही 1793 में अस्थाई बंदोबस्त जो है वो किया था। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में प्रसिद्धावंद सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया। कालांतर में हम उसको भारतीय सिविल सेवा के नाम जानते हैं। तो कॉर्नवालिस, बहुत ज़्यादा योगदान रहा कॉर्नवालिस का इसमें। कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में है, यहीं पे वो इसकी मृत्यु हुई थी। 1802 में बसीन की संधि हुई थी। बसीन की संधि बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी, अंग्रेज और द्वितीय के बीच। तो बसीन की संधि अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करेंगे, तो लॉर्ड वेलेस्ली की एक सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव टू, यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है, और लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि था उसका जो स्वीकार। सहायक संधि एक होता क्या है, सहायक संधि जो है जैसे कि अगर मान के चलिए कि ऐसे हुआ कि आपका कोई राजा था, और कोई राजा है, और उस राजा को जो है ये उसका कहना था कि मैं आपको अपनी टीम दूंगा, आप वहाँ पे फोर्स रखूँगा आपको, ताकि आपकी निगरानी हो सके, और उस फोर्स को जो आप इनकम जो है, पैसा जो है, वेतन जो है आप ही दोगे, यानी सैलरी भी आप ही दोगे। तो एक सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में देखने को मिली थी। आगे है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देसी शासक था हैदराबाद का निजाम। तो सबसे पहले सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली कार्यकाल में। तो उस व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देसी शासक था। बाकी जो है वो भारतीय देसी शासक नहीं था, वो मराठा की बात कर रहे हैं, मतलब भारत के लोग थे। मराठा की बात करेंगे तो पेशवा बाजीराव, मराठा कौन था? पेशवा बाजीराव। लेकिन अगर यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कौन स्वीकार किया, तो हैदराबाद के निजाम। उसके बाद हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही क्रम की बात करेंगे, तो सबसे पहले हैदराबाद का निजाम, फिर मैसूर, अवध, और फिर सिंधिया। तो इस चीज़ को समझ जाइए। आगे सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब। हालांकि हैदराबाद का निजाम है, और प्रश्न में मतलब अगर प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो वो हैदराबाद होगा, नोट में दे दिया है। लेकिन पहले था हैदराबाद, और उसके बाद अवध का नवाब। चलिए आगे देखिए, ये दूसरा पोजीशन पे है। हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर, जोधपुर के राजपूत राज तथा मैसूर के शासक में सहायक संधि स्वीकार कौन नहीं किया था? देखिए इन्होंने इनमें जो है निजाम भी कर लिया था, जो निजाम है वो भी कर लिया था, ठीक है। जो 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 निजाम है उन्होंने भी कर लिया, होलकर राज उन्होंने कर लिया, जोधपुर के जो राजपूत उन्होंने, मैसूर के भी लोग कर लिया था। मतलब सॉरी, यहाँ पे इंदौर के होलकर ने नहीं किया था, सॉरी, इंदौर के जो होलकर हैं उन्होंने नहीं किया था, बाकी सब ने कर लिया था। भारतीय राज्यों में अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात वेलेस्ली ने किया। वेलेस्ली तो आप लोग को याद ही हो गया होगा। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने वाला था का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि प्रभुसत्ता स्थापित करना। सिंपल सी बात। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में का सम्राट धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका लहराया था, लॉर्ड वेलेस्ली। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था, तो वो आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेतृत्वकर्ता का है कि बक्सर का युद्ध जब हो रहा था तो नेतृत्वकर्ता कौन था? मुनरो। अंगल नेपाल में नेतृत्वकर्ता हेस्टिंग्स। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध नेतृत्वकर्ता वेलेस्ली। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये जो है ना नेतृत्वकर्ता, आपको नेतृत्व करता थे। अगर बात कर लें तृतीय अंगल मराठा युद्ध में तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। सर टॉमस मुनरो की बात कर लें, मद्रास के गवर्नर रहे और टॉमस मुनरो ने एक अच्छा भूमिका निभाया। आप देख लो, वो हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो ने बक्सर का युद्ध हुआ था और टॉमस मुनरो जो जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था उसमें क्या है, उसमें ये है कि 1820 और 27 के बीच में टॉमस मुनरो ने जो नई नई पद्धतियाँ अपनाई वो कृषि के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव थी लोगों के लिए। कुषाण के तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया हुआ था विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग अगर बात कर लें इससे जुड़ा हुआ है कि तो उन्होंने राजा राम ये सती प्रथा का विरोध किया, उसका एक कानून बना करके उसको हटाने का प्रयास किया। तृतीयांगल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंध है। ठगों के दमन से संबंध है कैप्टन सिलीमैन। कैप्टन सिलीमैन जो है ठगों के दमन से। सती प्रथा पाबंदी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा समाप्त 1829 में। बंगाल में दासों के निर्यात पर रोक 1789 में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को अंग्रेजी में राज्य में विलय को प्रशासन के कारण जो है लॉर्ड डलहौजी ने अवध का अंग्रेजी में विलय कर दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 में। अगर बात कर ले पंजाब का विलय की बात कर ले तो 1849 में, सतारा का विलय 1848 में, अवध का 1856 में, करौली का 1855 में। तो सबसे पहले 1848 में सतारा का विलय, उसके बाद 49 में पंजाब का, फिर 56 में अवध का, फिर करौली का। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित और कार्यान्वित की वो है डलहौजी। कौन है? डलहौजी। आगे देखिए, अभी क्वेश्चन एक पूछा जाता था विधवा विवाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संभलपुर, सतारा विलय का सही क्रम बात करें तो पहले सतारा 1848 में, फिर संभलपुर और फिर झांसी। अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय हुई थी लॉर्ड एलनबरो के समय में। किसके समय में? लॉर्ड एलनबरो। अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय संपन्न हुई लॉर्ड एलनबरो के समय में। सिंध पर ब्रिटिश के ने कब्जा किया था 1843 में। सिंध जो एरिया है, जो सिंध एरिया है वो पाकिस्तान से सटा हुआ एरिया है, उस पर जो ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था 1843 में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ 1843 में, उस समय अवध का रेजिडेंट कौन था? आउटरम। कौन था रेजिडेंट? आउटरम। तो आउटरम जो है वो उस समय में रेजिडेंट था। तो आगे देखिए, आगे क्या है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के काल में और यह 24 किलोमीटर का ये था। मुंबई से थाना का ये था। तो ये देखिए यहाँ पे है लिखा हुआ, बम्बई से थाना का मत चला था। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में। वो कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की, उसका कंपनी का नाम यहाँ पे जरूर याद करना, पेनिनसुला रेलवे है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। और वो कंपनी थी जो कि रेल यात्रा प्रारंभ की थी। और 1901 तक में 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा का मतलब पटरी बिछाया जा चुका था। ब्रिटिश राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डलहौजी के समय हुई। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845-55 के दौरान स्वरूप देने वाला था। मतलब पब्लिक वर्कर्स वाला डिपार्टमेंट जो है उसको लॉर्ड डलहौजी ने ही एक अंतिम रूप दिया था। विधवा पुनर्विवाह जो है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह, इस पे कानून बनाया गया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया लॉर्ड कैनिंग। तो 1 नवंबर जिसमें कि ये बताया गया कि कंपनी का अब जो शासन जो है अब हम अपने हाथ में ले लेंगे, अब कंपनी के हाथ में वो शासन नहीं रहेगा। तो ये जो महारानी विक्टोरिया ने सुनाया था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। अपने पुत्र के स्थान पर उत्तराधिकारियों को गोद लेने के लिए के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 का साम्राज्य, यानी अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का। इससे पहले वो सिस्टम था जिसमें कि मान के चलिए जिनकी झांसी की रानी अगर बात करें तो उन लोगों के जो राजपाट थे उन लोगों को जो है इसी के आधार पर, यानी अगर कोई कहीं पे राजा नहीं होता, ठीक है, या राजा का जो पुत्र नहीं होता तो उसको उस राज को हड़प लेता था। तो ऐसी प्रथाओं को उनको हटा दिया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, चूँकि अब वो सारा उनके हाथ में ही सारा चीज़ हो गया। तो वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया एलनबरो।
यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को देख लीजिएगा, जरूर इसको याद करिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, वेलेजली सहायक संधि, डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत, कैनिंग 1757 का विद्रोह, हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का आपका 17वां रेगुलेशन, ये एक्ट आया था। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, वेलेजली सहायक संधि, डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 का विद्रोह हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। हेस्टिंग्स की बात करें तृतीय आंग्ल मराठा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो सती प्रथा को पर नया कानून लाया था। अब अस्थायी बंदोबस्त की बात कर लेते हैं। तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था 1793 में। पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 में। तो ये आपका जो है चैप्टर है, चलिए थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको थोड़ा सा ख़त्म कर देते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सर जॉन सर निष्क्रियता के लिए जाने जाते हैं। एलन बोरो सिंध का विलय किया था, डलहौजी अवध का विलय किया था 1848 में, इसको याद ही कर लीजिए, 1848 में अवध का विलय। लॉर्ड वेलेजी जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और सहायक संधि, इसके बारे में सहायक संधि भूलिएगा नहीं, सहायक संधि वेलेजली, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो डलहौजी अवध का विलीनीकरण, डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय डफरिन थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट 1835 पारित हुआ, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में कहा जाता है कि सती प्रथा को इन्होंने रोका था। लॉर्ड डिटन की बात कर लें, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ इसी के समय में हुआ था। वह गवर्नर जनरल जो चतुराई और निष्क्रियता की नीति जानते हैं, लॉरेंस। अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। कहा जाता है 1881 में नियमित जनगणना हुई थी, और ऐसी जनगणना 1872 में माना जाता है, लेकिन 1881 में नियमित जनगणना देखने को मिली थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अफगानिस्तान के प्रति जोश भरी अगर फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर लिटन, भारत का वायसराय सबसे अधिक दीर्घकाल तक रहा लिनलिथगो, फिर लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का तो अलग अलग कंडीशन है, वो द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल एक बार फिर आया था। वो भारत में स्थानीय स्वायत्ता संस्था 1882 में सशक्त की गई लॉर्ड रिपन के दौर में। लॉर्ड रिपन में अगर इल्बर्ट बिल विवाद आप जानते हो, इल्बर्ट बिल यूरोप के लोगों को मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई एक अयोग्यता को हटाए जाने से है। महिला और बच्चों की जो कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने का लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड लिपन के कार्यकाल में। तो प्रथम फैक्ट्री याद रखिएगा। उसके बाद स्थानीय स्वायत्त संस्था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, यानी पंचायती लेवल तक भी कुछ काम हुआ था। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव की बात है, बंगाल में दोहरा शासन, बेंटिंग अंग्रेजी शिक्षा, मेटकॉप प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, मतलब प्रेस पर वो प्रतिबंध हटाने का में लॉर्ड में जाने जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा पर निषेध, रिपन स्वायत्त शासन, कर्जन बंगाल विभाजन 1905। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अब मेरे